नमस्कार। आज हम फिर नए विषय के साथ में। आज का विषय है श्वसन तंत्र। शरीर के जीवित रहने के लिए प्राण महत्वपूर्ण चीज़ है। मानव शरीर के लिए प्राण महत्वपूर्ण ही नहीं है। ये मानिए शरीर की प्रत्येक कोशिका ऊतक के जीवन के लिए ऑक्सीजन प्राण अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक कोशिका के अंदर, प्रत्येक ऊतक के अंदर श्वसन क्रिया संपादित होती है और उसके बाद में जो एनर्जी एंड टेम्परेचर क्रिएट होता है उसको बाहरी भागों में जाकर के जो वेस्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड आदि होती है श्वसन के माध्यम से ही बाहर निकाली जाती है। तो हम आज श्वसन तंत्र के विभिन्न जो भाग हैं, अंग हैं, उनको समझेंगे। उनकी बनावट के साथ साथ एक सुरक्षा तंत्र भी काम करता है इसके अंदर। तो दोनों को साथ ही साथ और उनकी वर्किंग को एक ही साथ एक एक अंग के हिसाब से हम समझते हैं। श्वसन तंत्र की जो शुरुआत होती है नोज से। नोज मैं अपने से ही बताता हूँ। नोज के अंदर जो कैविटी होती है, नासिका जो गुहा है, उसके अंदर एक कार्टिलेज की भित्ति होती है। उससे ये कैविटी दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये दो नॉस्ट्रिल्स बनते हैं, इसके माध्यम से वायु प्रवेश करती है। अब इस नोज के अंदर छोटे छोटे से बाल मौजूद होते हैं। ये बाल धूल के कण आदि जो वायु के माध्यम से आते हैं तो उनको रोकते हैं। और इस नोज के अंदर जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, यानी कि लाइजोजोम मौजूद रहता है जो कीटाणुनाशक होता है। तो कुछ बैक्टीरिया आदि चीज़ें अगर पहुंचती हैं तो उसको वो रोक करके वहीं नष्ट कर देता है। तो ये सुरक्षा तंत्र के तहत होता है। और दूसरी बात, अगर बाहर का वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठंडी वायु प्रवेश कर रही है, तो जो नासिका की जो श्लेष्मा ग्रंथि होती है उसके अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं जो उष्ण होती हैं, तो उनके संपर्क में आकर के वो ठंडी वायु गर्म हो जाती है और लगभग शरीर के तापमान के बराबर होकर के शरीर को फेफड़ों में पहुंचती है। तो वो हानि उसमें नहीं होती है। दूसरा, शरीर के अगर बाहर का वातावरण उष्ण है, उष्णता बाहर के वातावरण में ज़्यादा है, तो वो उष्ण वायु जब शरीर नाक के अंदर प्रवेश करती है तो जो चिपचिपा पदार्थ है उसकी नमी की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और फेफड़ों में लगभग नॉर्मल टेम्परेचर शरीर के तापमान के आसपास ही वो पहुंचती है। इस वजह से कोई हानि नहीं होती है। तो इस प्रकार से बाहर के वातावरण के प्रति ये सुरक्षा तंत्र होता है कि वायु ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी शरीर फेफड़ों के अंदर ना पहुँचे। दूसरा, आगे जो नोज है, जो नॉस्ट्रिल्स हैं, आगे चल के एक ट्यूब में मिलकर के अंदर कंठ में जाकर के खुलते हैं। कंठ के जो ऊपरी भाग होता है उसे हम फेरिंक्स बोलते हैं। और वो फेरिंक्स आगे चल के दो भागों में विभक्त होता है। एक भाग जो भोजन को ले जाने वाला है वो ईसोफेगस, जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। और दूसरा होता है आपका स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स। स्वर यंत्र में भोजन न चला जाए भोजन करते समय, तो वहाँ पर एक ढक्कन आकार कार्टिलेज का एक ऐसा ढक्कन लगा होता है कि जब हम भोजन को निगलते हैं जैसे, तो वो एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है और भोजन उसके अंदर नहीं जाता है। तो उसके बाद में जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र के अंदर जो झिल्ली होती है उसकी, तो उससे जो है स्वर रज्जु, यानी जो ऐसे रेसे रेसे स्वर रज्जु दीवारों से श्लेष्मिक जो झिल्ली से इस तरीके से कसकर बंधे हुए होते हैं। तो वेग के साथ में जब वायु नाक के अंदर प्रवेश करके अंदर जाती है तो उनसे टकरा करके एक स्वर, विभिन्न प्रकार की आवाज़ पैदा होती हैं। तो इससे जो है वो मददगार होता है। उसके बाद उसके अंदर एक
आप मान लीजिए कुछ जो है लुब्रिकेशंस यानी सेक्रेशन भी होता है, जो उस आगे चल के जो ट्रेचिया है तो उसके अंदर कोई भी बाहर से बैक्टीरिया वायरस या गंदगी जाती है तो उसको वो रोकता है वहीं पर, जिससे कि फेफड़ों में वो न पहुंच पाए। अब आगे चल के जो स्वर यंत्र था ट्रेचिया में, जो गले में उसका ऊपरी भाग ऊपर ही गले में मौजूद रहता है, ट्रेचिया से अंदर जाएंगे तो ट्रेचिया दो भागों में विभक्त हो रहा है, उन दोनों को बोलते हैं हम ब्रोंकाई। यहाँ देखेंगे ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होते हैं। इनकी बनावट को समझ लें, ये छल्ले के आकार में निर्माण होता है। जो ब्रोंकाई है या आपकी ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स तो मान लीजिए इसके अंदर छल्ले नहीं होते, लेकिन ये जो आपकी ब्रोंकाई है ये जो है छोटे छोटे छल्लों के जो पीछे से अपूर्ण होते हैं जिससे कि हर समय खुले रहते हैं, जिससे कि वायु अंदर प्रवेश करती रहे। ये जब फेफड़ों में प्रवेश करते हैं तो उनके अंदर जाकर के ये अनेकों शाखाओं में विभक्त होती हैं। वृक्ष नलिका एक तरीके से मान लीजिए, जैसे वृक्ष की शाखाएं अलग अलग विभाजित होती जाती हैं, उसी प्रकार से इसकी शाखाएं विभाजित छोटे छोटे रूप में विभाजित होती चली जाती हैं। तो अंतिम जिनकी जो शाखाएं होती हैं उनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अब यहाँ तक का ऊपर से आने वाली ये शाखाएं यहाँ अंतिम ब्रोंक्यूल्स में पहुँच गई। अब हम आ जाते हैं फेफड़ों पे। अब ये दो फेफड़े होते हैं, इनके दोनों तरफ एक आवर्त द्विस्तरीय झिल्ली होती है। पहली जो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा का जो अस्तर है, अस्तर का काम करती है ऊपर की झिल्ली, और उससे नीचे वाली जो झिल्ली होती है वो प्रत्यक्ष रूप से फेफड़ों को घेर के रखती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ भी मौजूद रहता है जो इनको घर्षण से या आपस में टकराने से बचाता है, और इसको हम इन दोनों जो आवरण को बोलते हैं प्लूरा। ये जो दो स्तरीय आवरण फेफड़ों को ढकता है इसको बोलते हैं प्लूरा, और इस प्लूरा के अंदर जो लिक्विड मौजूद है, तरल पदार्थ मौजूद है, कभी कभी ये ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है तो बड़ा कष्ट का विषय बन जाता है। इस बीमारी को बोलते हैं प्लूरिसी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो दो फेफड़े होते हैं, और ये दोनों फेफड़े, ये वाला फेफड़ा दो भागों में विभक्त होता है। जो आपका बायां फेफड़ा है, पूरी की पूरी वक्ष गुहा हृदय को छोड़ करके फेफड़ों से ही घिरी हुई होती है, तो ये बायां दो भागों में विभक्त होता है, और ये तीन भागों में विभक्त होता है दायां फेफड़ा। अब ये दोनों भाग भी जो है छोटे छोटे भागों में विभक्त होते हैं, फिर वो भी और छोटे छोटे भागों में विभक्त होते हैं। तो इन फेफड़ों का जो अंतिम सूक्ष्मतम जो भाग होता है उसे बोलते हैं एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई यानी वायु कूपिकाएँ, छोटी छोटी थैली होती हैं, इन्हें वायु कोश या वायु कूपिकाएँ बोलते हैं। और ये वायु कोश छोटे छोटे से हैं, इनके अंदर ये ब्रोंक्यूल्स प्रवेश करी हुई होती हैं, जहाँ से वायु का आदान प्रदान होता है। बाहर अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड इनके माध्यम से बाहर निकलती है, और आने वाली जो ऑक्सीजन है इनके अंदर प्रवेश करती है। इस वायु कोश के अंदर जो रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं, उनकी भित्ति भी इतनी सूक्ष्म, इतनी जो है फ्लेक्सिबल होती है कि उसके माध्यम से वायु का या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान आसानी से होता है। तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर लेकर के रक्त के माध्यम से सारे शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों को पहुंचाया जाता है, और वहां से जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड आदि हैं उनको पुनः इस लंग्स में, वायुकोश में लाया जाता है, और ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद में आपका ब्रोंकाई, और फिर टेकिया, और फिर आपका आगे नोस्ट्रिल्स के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। तो ये अति महत्वपूर्ण श्वसन तंत्र हमारा ठीक से काम करता रहे, हमारा
जीवन इसी पर टिका हुआ है, हमारा स्वास्थ्य इसी पर टिका हुआ है। इसमें अगर कोई रुकावट आती है, कोई बाधा आती है, तो शरीर के विभिन्न अंगों में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और हमारा शरीर रोगी हो जाता है। तो इसलिए जीवन भर, जीवन पर्यंत ये तंत्र ठीक से काम करता रहे, इसके लिए योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ऐसे अनेकों उपाय हैं जिनके माध्यम से योगासन, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा आदि, ऐसे प्रातः घूमना, श्वास प्रश्वास करना, ठीक से लेना और सही से बैठना, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आएंगे, जिससे कि हमारा श्वसन तंत्र, हमारी श्वसन प्रणाली ठीक से काम करे। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी है और आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो जो नया देख रहे हो वो सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हम आगे नए विषयों को लेकर के आपके सामने रख सकें और आपका ज्ञानवर्धन कर सकें। थैंक यू।